जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को, पार्टी का और अपने एलाइज का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने पूरी इस बजट में शिरकत की और भरपूर तरीके से शिरकत की, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, उसके बाद मैं आज अपनी जो मैंने बजट की तकरीर करनी है उससे पहले मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज। इस चीज पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं और अभी भी बाई इलेक्शन, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। स्पीकर साहब, क्योंकि मेरी 21 साल जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजरी, तो मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बताना चाहता हूं कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अपने अपने अंपायर मुल्क खड़े करते थे और होता क्या था कि जो हारने वाला है वो हार नहीं मानता था। कहते जो हारता था मुखालिफ मुल्क में जाके वो कहता था जी अंपायरों ने हमें हरा दिया। और मुझे फख्र है इस चीज पे कि मैं एज पाकिस्तान कैप्टन पूरी कैंपेन की और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और जो हारता है वो सब मान जाते हैं हार। यानी सारा जो क्रिकेट के अंदर जो फेयरनेस थी वो उस लेवल पे है कि अब ये इशू खत्म हो गया अंपायरिंग का। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। पहले दिन मैंने तकरीर करने की कोशिश की, ऑपोजिशन ने नहीं करने दी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें, अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं, उन 4 हल्कों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। तो मेरा स्पीकर साहब आज ऑपोजिशन को ये है कि हमने पूरी कोशिश की और हम इस नतीजे पे आए क्योंकि जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 के अंदर और उस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी 2013 के इलेक्शन के ऊपर, जो भी उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां हैं वो सारी होती थी जब पोलिंग खत्म होती थी और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था। तो हमने इसके ऊपर जो सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है।
تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں, جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, وہ جو ساری چیزیں ہوتی, وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس, اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن, اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے, یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا, جس طرح بائی الیکشن, جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی, اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا ہے پاکستان کی, اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے, اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی, اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب, جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو, تو ہماری جو موٹیویشن تھی, جو میری موٹیویشن تھی, وہ ایک ہی تھی, جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے, یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا, کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب, ہم نے یہ کیوں, میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی, اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے, اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے, انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے, مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے, وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا, اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ, تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے, یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی
वो उनके सामने उसने घुटने टेके, बैजेंटाइन एम्पायर, और 14 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने घुटने टेक गया। ये तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद जो वो सिविलाइजेशन उन्होंने सेटअप किया, वो दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन था। उसने सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में फैल गया, उन्होंने जो सिविलाइजेशन सेटअप किया, उसकी वजह से जो आज मॉडर्न दुनिया बनी है, वो उस सिविलाइजेशन ने सारे जो ग्रीक फिलॉसफीज जो दुनिया में, जो हिंदुस्तान में फिलॉसफीज थी, उनकी ट्रांसलेशंस की, उनको डेवलप किया। हर फील्ड में वो आगे निकले, साइंस में, मेडिसिन में। और उसके बाद वो जब बाद में हमारा जब सिविलाइजेशन नीचे गया, तो यूरोप ने टेक ओवर कर लिया। तो वो क्या असूल थे? वो 3 असूल थे, और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो हमने वो 3 असूल रखे: इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। और ये 3 हमारी विजन स्टेटमेंट में है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा बजट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये 3 प्रिंसिपल्स। इससे पहले मैं आज अपनी इकोनॉमिक टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, और जिसमें जब से हमारी गवर्नमेंट आई और अब तक जिसने भी हमारी इकोनॉमिक टीम में शिरकत की, सारे मुस्तहिक हैं आज मुबारक के भी और खराज तहसीन के भी। इस हॉल में हमारे स्पीकर्स ने सबने बताया कि किस तरह का पाकिस्तान हमें मिला। जब हमारी गवर्नमेंट आई, तो जो सबसे बड़े हमें प्रॉब्लम था, वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट है, वो मैं आम लोगों के लिए समझाने के लिए कि करंट अकाउंट का मतलब ये है कि मुल्क में डॉलर्स कितने आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कितने डॉलर्स जा रहे हैं। उसका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट था। उसका मतलब ये कि हमारी जो करेंसी थी वो खतरे में थी, क्योंकि इतना बड़ा जब खसारा था, डॉलर्स की कमी थी। डॉलर्स की कमी थी तो डॉलर्स ने ऊपर जाना था, करेंसी ने डीवैल्यू होना था। उसके लिए जो सबसे बड़ा हमें आते साथ ही सर्वाइवल का जो शुरू में पीरियड था, हम सब नए थे, टीम नई थी, तजर्बा नहीं था, तो उसके अंदर इतने बड़े क्राइसिस में मैं इसलिए अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने बड़े मुश्किल कदम उठाए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तकलीफ दे थे, और स्पीकर साहब वो तकलीफ दे ऐसे थे कि आप एक मुल्क अगर घर की मिसाल ले लें, मैं सबके लिए एक आसानी पैदा करना चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी आज देख रहे हैं सबको समझ आ जाए कि वो क्या तकलीफ दे ऐसे थे कि आप एक मुल्क अगर घर की मिसाल ले लें, मैं सबके लिए एक आसानी पैदा करना चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी आज देख रहे हैं सबको समझ आ जाए कि वो क्या मुश्किल थी पाकिस्तान को। एक घर मकरूज हो जाता है, आमदनी और खर्चे में बड़ा खसारा हो जाता है, किराएदार आ रहा है, लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, क्योंकि कर्जे लिए हुए हैं। तो वो घर क्या करता है? वो सिर्फ दो चीजें कर सकता है: अपने खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने खर्चे कम करता है, तकलीफ होती है घर को। खर्चे जब कम करता है, अगर आपके बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसको आपको निकाल के दूसरे उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ता है। अगर आपका गाड़ी है तो मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल है तो साइकिल लेना पड़ता है। वो जो भी मुल्क, जो भी घर इस सिचुएशन में होता है, उसको इस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है जब तक उसकी आमदनी ऊपर नहीं आती। तो हमारे लिए वो मुश्किल फैसले करने थे, लोगों को तकलीफ हुई, अवाम बड़ी मुश्किल से गुजरी, और कई अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब एक मुल्क मकरूज हो जाए और जब एक मुल्क इस मुश्किल में पड़ जाए, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है उसका। कोई भी मुल्क ले लें, जब तुर्की में प्राइम मिनिस्टर तब अर्दोगान आए,
तो उनको भी जब तुर्की को जो वो भी कर्जे में डूबे हुए थे उनको भी आईएमएफ के पास जाना पड़ा, लेकिन वो भी 2-3 साल मुश्किल वक्त से गुजरे। तो मुझे आज ये खुशी है कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने जिस तरह के फैसले किए, जिस तरह हम वो चैलेंजेस लिए और जिस तरह उन चैलेंजेस से निकले। एक तो इकोनॉमिक चैलेंज था, दुनिया में बाहर गए, पैसे इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की। मैं आज फिर अपने वो मुल्कों का शुक्रगुजार हूं जिस तरह यूएई ने हमारी मदद की, सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की, चाइना ने हमारी मदद की। और इन्होंने हमें डिफॉल्ट से बचा दिया। डिफॉल्ट का भी मैं मतलब आम लोगों की ये समझा दूं कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लायबिलिटीज आपके पास पैसा नहीं होता लायबिलिटीज देने का। जैसे ही एक मुल्क डिफॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा उसके ऊपर जो मसला आता है उसकी करेंसी पे आता है। तो जैसे जैसे आपकी करेंसी गिरती है, मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए एक गवर्नमेंट्स पूरी कोशिश करती है और आईएमएफ के पास भी इसलिए जाती है। हमने शुरू में जब हमारी आईएमएफ से नेगोशिएशंस थी, हमने कोशिश की कि हम ना जाएं। हमने कोशिश की कोई तरीका निकला है, क्योंकि इतना बड़ा खसारा था $20 अरब का। जो आईएमएफ कंडीशंस दे रही थी वो बड़ी मुश्किल थी, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होनी थी। इसलिए हम कोशिश करते रहे कि हमें कोई और सोर्सेज से पैसा मिल जाए, लेकिन आखिर हमें जाना पड़ा और आईएमएफ की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी और उससे अवाम को तकलीफ थी। अब इस चैलेंज से निकल ही रहे थे, कोरोना आ गया और कोरोना के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो अगर आप देखें कि जो इंपैक्ट पड़ा है कोरोना का उनकी इकोनॉमी के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो एक इकोनॉमी जो पहली तकलीफ में थी उसके ऊपर से कोरोना आ गया। मैं आज फिर से, मैं पहले भी इनको खराज तहसीन पेश कर चुका हूं अपनी एनसीओसी असद उमर आपकी और आपकी टीम को। डॉक्टर फैसल को, और उसमें फिर जितनी भी कोऑर्डिनेशन थी, पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। हमने इंटेलिजेंस पूरी उनसे ली। जो भी फिर हमने हॉटस्पॉट्स और फिर उनको लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस, और डॉक्टर फैसल जिसने पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देता रहा कि ये दुनिया में ये हो रहा है तो आपको ये जो भी कदम हमें उठाने चाहिए। तो उससे मैं आज हम सारे पाकिस्तानी, हम वो खुशकिस्मत कौम है। अगर आप इर्द गिर्द देखें, ईरान में देखें, बदकिस्मती से अभी अफगानिस्तान देखें, हिंदुस्तान देखें, आज इंडोनेशिया में जो हो रहा है, तो सारी, और बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, लॉकडाउन लगा दिए हैं, उसके मुकाबले में अल्लाह का मैं खास तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने, हम इंसान तो एक स्टेज तक जा सकता है, उसके बाद तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है, और उसने हमें बचा लिया। हम जिस तरह निकले उससे, और मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मेरे ख्याल में, ये मेरा ईमान है अल्लाह पे, क्योंकि वो गरीब की आवाज सुनता है, हम इसलिए भी बचे कि हमने बड़ी जल्दी ये फैसला किया कि हम पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने लगे, क्योंकि उसमें स्पीकर साहब सारी दुनिया का तजर्बा है, फैक्ट सामने आ गए हैं। लॉकडाउन से जो गरीब है, जो निचला तबका है, वो पिस जाता है। सारी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर फूड लाइन, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, खाने के लिए लाइनें लोगों की लगी हुई थी, खाने नहीं थे लोगों के पास। हर जगह दुनिया में गुर्बत बढ़ी है जिधर लॉकडाउन लगा है। बड़ा प्रेशर था हमारे पे, बड़ी ऑपोजिशन की डिमांड थी कि जी लॉकडाउन लगाया जाए। 2 महीने बड़ा बुरा भला भी कहा गया कि जी इनको समझ नहीं है, लॉकडाउन ही लगा रहे। लेकिन मेरा ये मान है कि जो हमने जो फैसला किया, बहुत पहले करना चाहिए था, रिसर्च, सीड डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ، اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں، کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو، اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں، بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے، اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے، پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے، اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی، اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب، اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں، انسانیت، انصاف اور خودداری. جو 3 چیزیں، انسانیت، انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا، پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے، لیکن رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں، غریب ہیں، ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر سٹیٹ بنے گی، کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے.
वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूंगा, वो गरीब की आवाज सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। और ये हमारे सामने मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं स्पीकर साहब। चाइना और हिंदुस्तान, दोनों की आबादियां 1 अरब से ज्यादा है। 35 साल पहले चाइना तकरीबन उधर ही खड़ा था जिधर हिंदुस्तान खड़ा था। आज चाइना किधर चला गया और हिंदुस्तान किधर है? उन्होंने क्या किया और जो हिंदुस्तान ने नहीं किया? हिंदुस्तान में भी हालात बेहतर हुए, हिंदुस्तान में भी उन्होंने पिछले 30 साल में तरक्की की, लेकिन हिंदुस्तान में अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। आज वहां गुर्बत भी है और सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं है, मोजा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहां मुसलमान तो बड़े हैं, लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, कहते हैं यूरोप में जो मैंने देखा, मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब यह है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर, अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निजाम आज स्कैंडिनेविया में। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है, और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी। और उनकी इंसानियत देखें कैसी है, हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं। जानवरों की कदर है वहां। और वो भी, मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कॉल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा खानदानी निजाम ना हो, तो यहां तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो वो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हो, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफा ये देखा। यहां तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं। ये पहली दफा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है जिधर हम आज से 74 साल पहले जाना चाहिए था।
इस्लामी फलाही रियासत, हमारा हमने 500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है, एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब जवान उसका हिस्सा है, ओवरऑल कामयाब पाकिस्तान। और मकसद इसका ये है कि हम 40 से 50 लाख जो हमारे सबसे निचला तबका, और हमारे पास तकरीबन सारा डेटा बेस तैयार हो गया है। इंशाअल्लाह हमारे पास अगले महीने तक सारा पाकिस्तान का हम अपना डेटा बनाया है कि सारी इनकम लेवल्स के हमारे पास अब डेटा आ गया है कि कौन सी फैमिली के कितने पैसे हैं, कितनी इनकम है, और उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया कि जो निचला 40 से 50% खानदान है उनको हम इस कामयाब पाकिस्तान के नीचे लाने लगे। 500 अरब इनके लिए हमने डेडिकेट किया है। इसमें 4 चीजें होंगी। सबसे पहले सस्ते सूद के बगैर कर्जे, किसान जो होंगे उनको 3 लाख देंगे सूद के बगैर कर्जा छोटे किसानों के लिए, और जो शहर के अंदर हम उनको पैसे देंगे ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। दूसरी चीज हम स्पीकर साहब उनके लिए वो काम कर रहे हैं जो मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो वो हम इस मुल्क में करेंगे। हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैं अपने जो हमारे पीटीआई के 3 सूबे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा और जीबी, इनको मैं आज खास ये इसलिए मुझे खुशी से मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूं। और बलूचिस्तान, वो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उधर भी मेरी जाम कमाल से बात हो चुकी है कि सारे शहरियों को हमने, सारे जितने भी खानदान हैं उन सबको हमने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। स्पीकर साहब, ये जो भी जिसने भी देखा हुआ है, जिसने इस मुल्क में गुर्बत देखी है, सबसे बड़ा अजाब एक गरीब खानदान पे होता है जब वहां एक बीमारी हो जाती है। पहले उनके बजट नहीं मिल रहा होता है, वो मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे होते हैं, तो एक फर्द जब बीमार होता है या उसको कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, वो कर्जे लेते हैं, सारा खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। ये जो चीज की है, मैं अपनी सारी, अगर मैं अचीवमेंट कोई कहूं कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। ये अमेरिका जैसी जगह में नहीं है। स्पीकर साहब, डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी प्रीमियम देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस का। यहां मुफ्त इंश्योरेंस दे रहे हैं अपने सारे खानदानों को, ये मैंने आपको बताया जितने सूबे हमारे नीचे हैं। और ये सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है स्पीकर साहब, ये हेल्थ सिस्टम है। ये अब पाकिस्तान में मॉडर्न हेल्थ सिस्टम इंशाल्लाह बनेगा। वो कैसे? अब क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ बनाते हैं देहातों के अंदर, छोटे शहरों में। बड़े शहरों के अंदर सिर्फ कमर्शियल हॉस्पिटल बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहां आता है, क्योंकि छोटे शहरों में वो पैसे नहीं दे सकते। गरीब आदमियों के पास बाइंग पावर नहीं होती, तो वो वहां हॉस्पिटल नहीं जाते। यहां सरकारी हॉस्पिटल जब आप लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां डॉक्टर्स नहीं जाते। वहां आप हॉस्पिटल्स देखें वो खाली पड़े रहते हैं, बड़ी मुश्किलों से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पख्तूनख्वा में उन्होंने एक्स्ट्रा उनके लिए पैसे दिए ताकि डॉक्टर्स जा सकें। अब ये जो हेल्थ कार्ड है, इससे अब देहातों के अंदर लोगों के पास बाइंग पावर आ गई है, वो अपना इलाज करवा सकते हैं, वो पैसे दे सकते हैं। और हेल्थ कार्ड सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं सारे मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम अब आसानियां पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?
औकाफ की ज़मीन, वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन हमने फैसला किया है कि उनको सस्ते दामों के अंदर हम हॉस्पिटल्स के लिए देंगे, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन है शहरों के अंदर, और ताकि वो जब हॉस्पिटल बनाते हैं उनके पास इतना मौका नहीं होता कि अपना रिकवर करने के लिए कॉस्ट, तो उनको सस्ती ज़मीनें देंगे। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती वो ड्यूटी फ्री बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में ये जो एक ऐसा हमने कदम उठाया है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और ये तो नंबर 1 कर्जे, नंबर 2 हेल्थ कार्ड उनको देंगे सारी फैमिलीज को, वो वैसे भी हम कवर कर रहे हैं। तीसरी चीज हमने इनके लिए टेक्निकल एजुकेशन, एक फर्द को एक खानदान में टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि उसके पास हुनर आ जाए, ताकि वो कमाई अपनी कर सके। और फिर स्पीकर साहब, जो उसके बाद इसके बाद जो हमारा बड़ा जबरदस्त इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम टेक ऑफ करने वाला है, लो कॉस्ट हाउसिंग। आम लोगों के लिए वो घर जो कि लोग खरीद नहीं सकते थे अब तक, तनख्वाहदार तबका है, वेल्डर है, मजदूर है, किसी के पास कैश नहीं था घर अपना बनाने के लिए, इसलिए हमारे शहरों के अंदर कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि आम आदमी कैसे घर शहर में खरीद सकता है। और ये सारी जगह पे आप देख लें, कराची में इतनी महंगी जमीन है, वहां तकरीबन 30-40% कराची कच्ची आबादियां हैं, लाहौर के अंदर कच्ची आबादियां, बड़े शहरों में किधर से गरीब आदमी आके शहर में अकोमोडेशन ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने अब बड़ी मेहनत से एक कानून जो फंसा हुआ था अदालतों के अंदर, कई सालों से फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ, वो हमने अदालतों से क्लियर करवाया, फिर बैंकों से बैठे, फिर बैंकों को इंटरेस्ट किया उसके अंदर। अभी बैंकों को प्रैक्टिस नहीं है, उनको आदत नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने की, लेकिन उनसे हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर भी उनको जोर लगा रहे हैं कि वो कर्जे दे छोटे तबके को। लेकिन एक और अब हमने जो माइक्रो फाइनेंस को, यानी वो कंपनीज जो कि माइक्रो फाइनेंस देती हैं छोटे लोगों को, जिसमें अखूबत है, इंशाअल्लाह अब हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये सबसे पहले ये जो 40 लाख नीचे खानदान है, इनको हम उस लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर शामिल करें। फिर स्पीकर साहब, एहसास प्रोग्राम अब हमारा इस अगले महीने, जिस तरह मैंने कहा, हमारे पूरा डेटाबेस पाकिस्तान का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डेटाबेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और जितने भी करियाना स्टोर्स हैं और यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके अंदर वो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, उनके पास वो होगा जो डिवाइस, और इनके जरिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे एहसास के जरिए। ये स्पीकर साहब, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये पहली दफा होगा कि जो निचला हमारा, आप सोच लें 1 करोड़ 20 लाख खानदान, उनको डायरेक्ट सब्सिडी किस चीज की देंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनली महंगाई बढ़ रही है कमोडिटीज की, कमोडिटीज की कीमत रिकॉर्ड पे गई हुई है पिछले 1 साल के अंदर। तो हम उनको जो बेसिक है, घी है, आटा है, चीनी है, जो एक आम आदमी, दालें हैं, इनको हम ये जो 1 करोड़ 20 लाख खानदान होंगे, ये किसी भी किराना स्टोर और यूटिलिटी स्टोर पे इनका हमारा डेटाबेस पे होंगे। ये वहां जाके सब्सिडाइज्ड आटा और ये जो बेसिक चीजें हैं जो खाने पीने की, ये ले सकेंगे। और फिर 90,000 हम स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपने गरीब तबके को दे रहे हैं, जो भी नीचे। और स्पीकर साहब, फिर अब मैं सिर्फ
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے، جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان اب۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں، جو مزدور ہیں بیچارے، جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں، تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، تاکہ وہ سو بھی سکیں، ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے، ان کو کھانا پینا بھی مل جائے، وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں، اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، انصاف۔ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے دو ڈیفینیشنز دی تھی۔ انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی، قانون کی حکمرانی نہیں تھی، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا، کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے، انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو۔ ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ابن خلدون نے کہا، اپنی لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب، یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی، یہ ہے بیسز ایک سوسائٹی کا۔ آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا، خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے۔ شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے، وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی۔ شیر شاہ سوری کی جو جاگیر اٹھے، شیر شاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا۔ جیسے ہی اسپیکر صاحب، جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے، ان کو فارغ کیا، امن آ گیا۔ جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے، کیونکہ وہاں امن تھا، وہاں خوشحالی آ گئی۔ ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں، بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا، وہاں خوشحال تھا۔ علاؤالدین خلجی، اس کے دورے میں خوشحالی تھی۔ جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے، یعنی جنگل کا قانون آتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو، اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو۔ یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔ اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں
सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं वहां यूरोप के अंदर, उधर जा रहे होते हैं वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं। गरीब औरतें, बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती है और कमजोर को पकड़ लेती है। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की, तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, यही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया का मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सरवाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखें वहां, और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक
ये करप्शन तो सिम्टम्स है नाइंसाफी की। ये जो कब्जा ग्रुप है, ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे वहां? क्योंकि इनकी पुष्ट पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं। स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा। और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना, हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्पायर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गया। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है।
स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहां मेरे साथ। तो एक हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूं। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है? अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें? वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी, अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही, इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स, उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया, किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी, वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है।
वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मेरे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? आप सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए? फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी, हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं
और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेंड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेंड मॉडरेशन की आवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ कि ये क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट शूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेंड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू होगी कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने एक चीज कहना चाहता हूं, हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है, वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते, हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे लाएं, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है
اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں, اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا, میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اسپیکر صاحب, اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی. آج $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے, وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ, اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی. آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے, جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے. یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی, اکانومی گرو کرتی جائے گی, تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں, اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے آج بڑی ایک تکلیف دے آج میں نے سٹوری پڑھی. کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی, ان کا جو انتہا پسند تھا, اس نے گاڑی چڑھا دی. اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے, اس کی آج بیان تھا, اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں. وہی ریسسٹ, یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں, میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا, اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو. تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے, آپ کو باہر جانا پڑا, اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں, کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو, کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی, تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز, اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں, بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے, ریگولیشنز کم کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, تاکہ آپ آئیں, بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا, وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں
کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب رائٹ جو اوپر گئی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے، سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے، اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. 2 ہاسپٹل بن چکے، تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل، سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے، کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے، جی یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائیں جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے، اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے، ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو ٹیکس، یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے، سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں، ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں، جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ
اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا، ابھی بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں، انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور GST لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے، تو لوگ تکلیف میں جائیں گے۔ تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی۔ آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے، میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی۔ پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے، یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا، لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے۔ کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے۔ تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز، کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔